बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एनसीईआरटी की ये ऑडियो है जो कि अपनी लोकल लैंग्वेज में रहेगी समझने के लिए उन बच्चों के लिए जो जिसको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती बट उन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए बहुत ज्यादा काम करेगी। जब भी एनसीईआरटी का हम चैप्टर खोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एंजाइम्स है जो कि प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो प्रोडक्ट जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल है। दूसरी बात कि दूध से दही का बनना, ब्रेड का बनना, वाइन का बनना, ये सारे प्रोसेस माइक्रोब्स के माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस है जो कि ये खुद एक बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड सेंस में हम आज के टाइम पर बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने कर लिए हैं उनका इस्तेमाल कर कर इंसान के लिए कोई जरूरी चीज बना रहे हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस बोलेंगे। फर्दर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस आ जाते हैं जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आ जाता है जिसमें टेस्ट ट्यूब भी बनते हैं, और या फिर जीन सिंथेसिस आ जाती है जिसके अंदर हम किसी जीन का सिंथेसाइज करते हैं, या फिर डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, एक डीएनए वैक्सीन बनाते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, या फिर किसी खराब जीन को या फिर खराब किसी डीएनए के सेगमेंट को सही करने को भी हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड करते हैं। वही यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दोनों मॉडर्न और ट्रेडिशनल व्यू को कंप्रेस कर एक बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देता है। वो डेफिनेशन है द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिक सेल पार्ट thereof एंड molecular analogs फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन देता है ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल हैं, दो कोर प्रिंसिपल हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में तुमको किसी भी ऑर्गेनिज्म की डीएनए की डीएनए को चेंज करना, उसको अल्टर करना आना चाहिए। दूसरा है बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग, जिसमें तुम उस डीएनए के पीस को जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में तुमने इंसर्ट किया है उसको मेंटेन करना है, उस कंटेनर को स्टेराइल मतलब कंटेमिनेटेड फ्री। ये नहीं है कि तुमने वो ऑर्गेनिज्म में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला और वो ग्रो कर रहा है, वो तो ग्रो कर रहा था, उसके साथ साथ कोई और पैथोजन भी ग्रो कर गया, बना कुछ रहे थे बन कुछ और गया। तो इसलिए एनसीईआरटी कहती है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेटेड फ्री एमिनेंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल growth of only the desirable microbe eukaryotic cell in a large quantity for manufacturing of biotechnological product and like antibiotics, vaccines and enzymes। अगले टॉपिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की थोड़ी सी खूबी बताई गई है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेरिएशन क्रिएट करता है बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दूसरी बात करता है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर में जो प्लांट में यूज होते हैं और एनिमल ब्रीडिंग, इन दोनों में अक्सर बार क्या होता है कि डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी मल्टीप्लिकेशन और इंक्लूजन में चली जाती हैं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय यूजिंग जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर ये प्रॉब्लम को ओवरकम करती है, जिसके अंदर सिर्फ डिजायरेबल जीन ही जाएगी, अनडिजायरेबल जीन नहीं जाएगी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी भी क्रोमोसोम में डीएनए के वो सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस सीक्वेंस को, उस पॉइंट को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। अगर हमें अपना एलन पीस ऑफ डीएनए जो हम जीन कहीं से काट कर लेकर आए जो हमें यूजफुल लगी उसको बोलेंगे एलन पीस ऑफ डीएनए। अगर हमें उसको होस्ट से उसकी प्रोजेनी में पहुंचाना है तो हमें जरूरी है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की पॉइंट पर ही हम इंसर्ट करें ताकि होस्ट से प्रोजेनी में चला जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो वो ना तो वो प्रोजेनी में आएगा, प्रोजेनी में नहीं आएगा तो हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारा बायोटेक्नोलॉजी ये फेल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है हमारा एलिन पीस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे इंसर्ट हो जाए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन।
Therefore, for the multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it need to be a part of chromosome which have a specific sequence known as origin of replication. Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication. ये बात जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, कैसे बनता है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। 1972 की बात है जब जब इन्होंने क्या किया, एक ने तो कोई डिजायरेबल जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन काट कर लेकर आए, एक ने प्लाज्मिड दिया कि ये लो प्लाज्मिड, एक ने दिया ये लो जीन, एक ने कहा काटो इस प्लाज्मिड को, दूसरे ने लगाया जीन और किसी और के मुंह में डाल दिया। यही कहानी पढ़नी है, क्या किया इन्होंने एक्चुअली में। दो साइंटिस्ट है स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर 1972 में सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम से एक प्लाज्मिड निकाला। प्लाज्मिड क्या है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि जीनोमिक डीएनए से बिल्कुल अलग है। उसको जरूरत नहीं पड़ती कि जीनोमिक डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा मैं तभी रेप्लिकेट करूंगा, उसका जब मन, प्लाज्मिड का जब मन वो तब रेप्लिकेट करता है, वो अब उसके रूल उसकी लाइफ। प्लाज्मिड एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए है, ठीक है। The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium. Typhimurium